इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाकों में हुआ क्या नया खुलासा, चीन बॉर्डर के फॉरवर्ड पोस्ट पर क्यों जा रहे हैं रक्षा मंत्री, और रविवार को 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 3 साजिशों के पीछे किसका है हाथ। आतंकी वारदातों से सहम गया है जम्मू कश्मीर। एक के बाद एक हो रहे हैं आतंकी हमले और ये सब हो रहा है पाकिस्तान की शय पर। मिशन कश्मीर से बौखलाया पाकिस्तान। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के तराल में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी के परिवार को अपना निशाना बनाया। एसपीओ के घर पर हमला हुआ। आतंकियों ने एसपीओ फयाज अहमद और उनकी पत्नी और बेटी को गोली मार दी। फयाज अहमद की मौत हमले के तुरंत बाद हुई और इलाज के दौरान फयाज की पत्नी ने भी दम तोड़ दिया, लेकिन बेटी ने भी अब दम तोड़ा है। यह हमला रात 10:30 बजे के करीब हुआ। पुलवामा जिले के हरिपारिम गांव तराल में आतंकियों ने 41 साल के एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की और इस वारदात के बाद इलाके की घेराबंदी की गई और आतंकियों की तलाश की जा रही है। आतंकी हमले में शहीद हुए एसपीओ फयाज अहमद का अंतिम संस्कार हो रहा है। उनके जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पुलवामा की है, जहां पर फयाज अहमद एसपीओ जिनके घर पर कल हमला हुआ था, आतंकी हमले में उन्हें गोली मारी गई थी और अब उनका जनाजा निकला है और जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में वहां लोग पहुंचे हैं। एक 41 साल के एसपीओ फयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी, इन तीनों पर एक कायराना हमला हुआ था। जम्मू कश्मीर में एक दिन में आतंकियों ने 3 साजिश रची थी। सबसे पहले जम्मू के एयरफोर्स बेस पर ड्रोन की मदद से ब्लास्ट किया गया। इस हमले के कुछ ही घंटे बाद जम्मू पुलिस ने 6 किलोग्राम आईईडी बरामद की। आईईडी किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर लाया जाना था। इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही है। और तीसरी साजिश कश्मीर के तराल में रची गई, जहां एसपीओ के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतारा गया उन्हें। बात करेंगे संवाददाता मंजूर मीर से। मंजूर, जो तीनों घटनाएं हुई हैं, क्या उनमें कुछ लिंक नजर आता है? और सबसे बड़ी बात है कि जो एसपीओ फयाज अहमद को जो गोली मारी गई, जो हमला हुआ उनके घर पे, कोई सुराग मिल पाया? कौन थे इसके पीछे? देखिए अमित, कल रात ठीक 10:40 के आसपास 2 से 3 मिलिटेंट्स जो हथियारों से लेस होते हैं वो लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बताते हैं कि किस तरह से कश्मीर में जो एक नई प्रगति की ओर उसे ले जाया जा रहा है, उसको लेकर दिल्ली में हाल ही में बातचीत हुई थी। कश्मीर धीरे धीरे प्रगति की ओर जा रहा है, लेकिन शायद पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं है और साथ ही साथ उन दहशतगर्दों को मंजूर नहीं है जो नापाक मंसूबों के साथ यहाँ मौजूद हैं और वही इस तरह के कायराना हरकत करते हैं जब वो एक एसपीओ यानी कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर के घर में घुसते हैं और उन पर जो निहत्थे होते हैं उस वक्त उन पर वार कर देते हैं। उनकी बीवी पर, उनकी बेटी पर, यानी कि महिलाओं को वे बख्शते नहीं है। और इसी हमले में जान चली गई फयाज अहमद की और उनके परिवार की। एक बार फिर से हम रुख करते हैं मंजूर का। मंजूर, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए अमित, कल रात करीबन 10:40 पर इसी गांव में जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, हथियारों से 2 से 3 मिलिटेंट्स फयाज अहमद एसपीओ के घर में घुसते हैं और फयाज अहमद को नॉक करते हैं। और जैसे ही फयाज अहमद अपने घर से बाहर दरवाज़ा खोलते हैं तो उन पर मिलिटेंट्स जो है एक के बाद एक गोलियां चलाते हैं और उसी दौरान उनकी बेटी और उनकी जो अहलिया होती है वो मिलिटेंटों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीनों जो है गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हालांकि फयाज अहमद पहले ही जख्मों की ताब में लाकर दम
तोड़ बैठते हैं, लेकिन जब तक उनकी बीवी और उनकी बेटी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो वहां पर उनकी अहलिया की भी जो है मौत हो जाती है। और आज सुबह उनकी बेटी की भी डेथ हो जाती है, जो 25 साल की राफिया जान के नाम से जानी जाती थी इस पूरे इलाके में। हालांकि पूरे इलाके में इस वक्त मातम पसरा हुआ है, क्योंकि एक ही घर से 3 जनाजे आज सुबह निकल चुके हैं। लोगों की काफ़ी भीड़ है, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है काफ़ी सदमे में है। हालांकि हर तरफ से इसकी निंदा ज़रूर हो रही है, लेकिन इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन रात को ही शुरू किया है। इस इलाके के आसपास जितने भी बड़े रिहायशी इलाके हैं वहां पर हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया गया है और फरार मिलिटेंटों की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। और अब तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ हो सकता है। हालांकि ऑफिशियली अभी इस बात की कंफर्मेशन नहीं हुई है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन जो है अभी बड़े पैमाने पर जारी है। लेकिन एक बात साफ है कि पूरे इलाके में इस घटना को लेकर जिस तरह से आपने बताया कि इसके पीछे लश्कर तैयबा का हाथ हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि कुछ और जो हमले हुए हैं उसमें भी लश्कर का नाम सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर आपका। कश्मीर में आतंकी हमले से पहले जम्मू में भी हमला हुआ था और जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए इस अटैक से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। 2 ड्रोन से ये हमले किए गए थे और इस साजिश के पीछे लश्कर तैयबा और आईएसआई का हाथ होने की बात सामने आ रही है। आशंका जताई जा रही है कि ड्रोन से हमला करने की साजिश पाकिस्तान में तैयार हुई, जिसमें आईएसआई का बड़ा हाथ था और इस साजिश पर लश्कर तैयबा ने काम किया और इसे अंजाम तक पहुंचाया। इस अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में सभी एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वायुसेना ने श्रीनगर, अवंतीपुरा, अंबाला और पठानकोट और दूसरे एयरबेसेस पर सुरक्षा बढ़ा दी है। जम्मू अटैक पर जारी जांच के बीच कई खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन में विस्फोटक को पेलोड की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि दोनों ड्रोन को ही विस्फोटक में तब्दील कर दिया गया था। एनआईए सहित कई जांच एजेंसियां तहकीकात में जुटी है। सुरक्षा एजेंसियों की लगातार हाई लेवल मीटिंग हो रही है और बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन बड़ा धमाका करने वाले थे। उनके निशाने पर एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद लड़ाकू विमान थे, लेकिन आतंकवादियों की साजिश नाकाम कर दी गई। बात करेंगे संवाददाता मनीष प्रसाद से। मनीष, जिस तरह से लश्कर तैयबा और आईएसआई का हाथ इसमें सामने आ रहा है, और कौन सी बातें सामने आई, आखिरकार किस तरह से इसको अंजाम दिया गया, इसके बारे में कोई खबर? अमित, इसमें बड़ी डिटेल्स और अपडेट ये है कि एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में खासतौर पे जो ये पूरा क्राइम सीन स्पॉट है जहां पर ये घटना घटी है उसको एनालाइज किया जा रहा है। और जिस तरह से हैवी कैपेसिटी का जो दीवार थी, छत थी, उसको पूरी तरीके से क्रेटर फॉर्म में उसको छेद करते हुए एक्सप्लोसिव अंदर गया है, तो उसको पूरा वेरीफाई किया जा रहा है। दूसरी बात, जो आसपास का 3 किलोमीटर का एरिया है उसको सर्च करने के साथ साथ उसकी डिटेलिंग की जा रही है। सर्विलांस कैमराज और साथ में जो सीसीटीवी कैमराज नियर बाय क्लोज विसिनिटी में है उनको चेक करके वेरीफाई किया जा रहा है। एक और बात, जो कि पाकिस्तानी आईएसआई और लश्कर की बात की गई, तो उसमें पाकिस्तानी आईएसआई की 505 जो यूनिट है, 505 यूएवी ब्रिगेड, जिसके ब्रिगेडियर इरफान ब्रिगेड कमांडर हैं, दरअसल उसकी संभावनाएं जताई गई सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, लेकिन अभी औपचारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कहा गया कि क्लोज एरिया है, तो इसीलिए सीआरपीएफ साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस, यहां तक कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर डिप्लॉयड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से भी इस बारे में जानकारी ली गई है कि क्या कहीं से भी कोई गतिविधि या कोई ब्लिप या कोई रेकी मिशन के तौर पर उन्होंने सर्च किया नहीं। अब ये पूरा जो इंसिडेंस हुआ उसके बाद जो आसपास के एयरबेसेस हैं उनको अलर्ट पे रखा गया है, 24 घंटे निगरानी बढ़ाई गई है। उसके अलावा हाई लेवल मीटिंग आईजी कश्मीर ने की, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एनएसजी, सीआईएसएफ और बाकी जो तमाम एजेंसियां इस समय मौजूद हैं उन सब से एक कोऑर्डिनेशन के साथ अलर्ट रहने के लिए कहा गया है अमित। तो ये एक बड़ी डिटेलिंग है। और अमित, आपको ये भी बता दें कि जब भी अगर किसी यूएवी के साथ अगर कुछ एक्सप्लोजिव है या फिर वो अगर खुद एक्सप्लोजिव के तौर पर अगर यूएवी यूज हो रहा है, तो उसमें जो सैंपल्स हैं वो पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए एनएसजी की डेटा सेंटर की टीम को वहां भेजा गया। शायद इस पूरे मामले में जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो बहुत मायने रखेंगे ये बताने के लिए कि आखिरकार इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश का शक है तो लद्दाख बॉर्डर पर चीन की गतिविधियां तेज हो गई हैं। सरहद पर चीन से टेंशन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड लोकेशन पर जाएंगे। रक्षा मंत्री उन ऊंचाई वाले इलाकों में भी जाएंगे जहां बेहद दुर्गम परिस्थितियों में सेना के जवान तैनात हैं। वो जवानों से मिलेंगे और उनका हौसला भी बढ़ाएंगे। लद्दाख दौरे के पहले दिन राजनाथ सिंह ने सुरक्षा के हालात और सेना के ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया। 2 दिन पहले भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव कम करने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हुई है, लेकिन हॉटस्पॉट
स्प्रिंग, गोग्रा पोस्ट और डेप्सांग जैसे इलाकों में अभी तक चीनी सैनिक पीछे नहीं हटे हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने इस दौरे में फॉरवर्ड लोकेशन में जाएंगे लद्दाख के, जहां पर हमारी सेना तैनात है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यही है कि कुछ ऐसे इलाके अब भी हैं, जैसे कि गोग्रा पोस्ट है, डेप्सांग है, जहां से अभी भी चीनी सेना को पीछे हटना है। आज की एक और बड़ी खबर, गाजियाबाद में पिटाई वाले वायरल वीडियो केस में अहम सुनवाई है। ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष महेश्वरी ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें सोमवार तक राहत दी थी। महेश्वरी ने कहा है कि उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वीडियो अपलोड करने के लिए किया गया। अगर मामला बनता है तो उनके संस्था के खिलाफ बनता है, वो सिर्फ उस संस्था में काम करते हैं। मनीष महेश्वरी को गाजियाबाद के एसएसपी ने दूसरा नोटिस जारी कर आगाह किया था और कहा था कि उनके पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ जांच को बाधित करने और आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन मनीष महेश्वरी की याचिका पर बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को मनीष के खिलाफ सोमवार तक कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था। और इस बीच ट्विटर इंडिया के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कुछ हफ्ते पहले ही ट्विटर इंडिया ने नए आईटी नियमों को लागू करने के लिए इनकी नियुक्ति की थी। ट्विटर की शिकायत अधिकारी का इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर और भारत सरकार के बीच तनातनी चल रही है। नए नियमों का पालन नहीं किए जाने को लेकर केंद्र सरकार ट्विटर को लगातार फटकार लगा चुकी है और इसी बीच शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर के इस्तीफे से ट्विटर की मुश्किल बढ़ गई है। लेकिन ट्विटर ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कोरोना के वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इस मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। और अब तक भारत ने जितने टीके लगाए हैं उतने दुनिया के किसी भी देश ने नहीं लगाए गए हैं। भारत में अब तक 32,36,63,297 डोजेस लगाई गई हैं, जबकि अमेरिका में अब तक सिर्फ 32,33,27,328 डोज ही लगाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि भारत में वैक्सीनेशन अमेरिका से 1 महीने बल्कि 2 दिन बाद शुरू होने 1 महीने 2 दिन बाद शुरू होने के बाद भी भारत आगे निकला। अमेरिका ने 14 दिसंबर को ही टीका लगाना शुरू कर दिया था, जबकि भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत 14 जनवरी को हुई थी। बात करेंगे संवाददाता देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, लेकिन इस रफ्तार को आगे कैसे ले जाएंगे? और दूसरी बात है कि हर महीने 1 करोड़ का टारगेट कैसे पूरा होगा? निश्चित तौर पर उसके लिए लगातार प्रधानमंत्री खुद सक्रिय हैं और आपने देखा कि 2 दिन पहले भी उन्होंने बैठक की थी वैक्सीनेशन को लेकर कि किस प्रकार से प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है आगे का उसका रोडमैप क्या है, फिर लोगों के बीच कैसे लगाया जाएगा। ये प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा फोकस अगर आज के डेट में आप कहें तो वैक्सीनेशन का फोकस है। उसका जिसका नतीजा आपने देखा कि किस प्रकार से तकरीबन 1 महीने से ज्यादा मार्च शुरू हुआ और तब भी दुनिया के दूसरे सारे विकसित देश, अमेरिका की बात कर लें, यूके की बात कर लें, फ्रांस की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, इटली की बात कर लें, इन सबका वैक्सीनेशन ड्राइव भारत से बहुत पहले शुरू हुआ था और भारत ने सबको इनको पीछे छोड़ा। आप अंदाजा लगाइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भारत जैसे देश में कितनी बड़ी चुनौती थी। वो तो क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए अभी भी एक लंबा सफर तय करना है, लेकिन उसके लिए सरकार लगातार दिखा भी रही है कि किस तरह से आगे उसका वैक्सीनेशन और ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए हर तरीके से प्रयास किए जाना है। पिछली बैठक में पीएम ने ये भी कहा था कि इसमें जो गैर सरकारी संगठन है उनको भी जोड़ा जाना चाहिए ताकि ये वैक्सीनेशन का काम और ज्यादा तेज तरीके से हो सके और आगे कुछ महीनों में आप देखेंगे कि इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ी हुई नजर आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली वालों को आज कोरोना महामारी में पाबंदियों से बड़ी राहत मिल रही है और दिल्ली में आज से अनलॉक 5 की शुरुआत हो जा रही है, जिसमें 3 बड़ी राहतें दिल्ली वालों को मिलेंगी। आज से जिम और योगा सेंटर्स, फिटनेस सेंटर खुलेंगे। बैंक्वेट और मैरिज हॉल पर भी पाबंदियां खत्म हो गई हैं। ये सभी चीजें कोरोना महामारी में लगाई गई पाबंदियों से अब मुक्त हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अनलॉक 5 के लिए सरकार ने शर्तें क्या रखी हैं, जिम जाने से लेकर किसी शादी फंक्शन के आयोजन को लेकर क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, यह भी बेहद जरूरी है आपका जानना। दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों का मतलब यह है नहीं है कि महामारी का दौर खत्म हो चुका है, बल्कि केसेस कम हुए हैं। तीसरी लहर की आशंका के बीच ये छोटी सी राहत है, इसलिए अनलॉक 5 में कुछ पाबंदियों को हटाने के साथ कुछ नई शर्तें रखी गई हैं। बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल खुल जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि शादी में सिर्फ 50 गेस्ट ही आप बुला पाएंगे, यानी 50 से ज्यादा मेहमान नहीं आ सकते हैं। इसी तरह से जिम और योगा सेंटर भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। अगर इसमें कहीं कोई खामी पाई जाती है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में अनलॉक मिलने की कोई भी सुविधा यानी कि कोई भी ढील नहीं मिलने जा रही है।
दिल्ली में 5वें चरण की छूट दिए जाने के पीछे बड़ी वजह कोरोना मामलों में कमी है। दिल्ली में पिछले 2 दिन के मुकाबले कोरोना के नए मरीज फिर से बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 259 मामले सामने आ चुके हैं और 27 जून से पहले 3 दिन से कुल नए मरीज की संख्या 100 के आसपास आ रही थी। लेकिन कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। 27 जून को रोजाना के एवरेज को देखा जाए तो 285 लोग ठीक हो रहे थे। अब दिल्ली में कोरोना के सिर्फ 1589 एक्टिव केस बचे हुए हैं। दिल्ली में 73 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है, जिसमें 54 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 2 डोजेस मिली हैं। यूपी के प्रयागराज से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर आई है। प्रयागराज के मेजा इलाके में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ हुई और छेड़खानी का विरोध करने पर उसके पिता की हत्या कर दी गई। इस पूरी घटना में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। छेड़खानी को लेकर दोनों पक्षों में लड़ाई हुई थी और पीड़ित लड़की के पिता की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक लड़की छत पर कपड़ा सुखाने गई और उसके घर के बाहर कुछ लड़के उस पर टिप्पणी कर रहे थे, उसे मोबाइल दिखाकर इशारा कर रहे थे। इस बात की जानकारी जब पीड़िता के भाई और पिता को हुई तो उसका विरोध करने पहुंचे और इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। विवाद बढ़ा और मामला मारपीट तक पहुंच गया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।